मेरे प्यारे बच्चों, सही थंबनेल देख के सही वीडियो में पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के पूरे एंटायर सिलेबस को सिर्फ 40 और 45 क्वेश्चंस के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। मतलब कि सिर्फ 40-45 टॉपिक्स को पढ़कर हम लोग जानकर क्या कर सकते हैं, अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो क्या करना है, अगर जिन जिन को लाने हैं कितने 75 एंड अबव, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके साल भर पढ़े नहीं पढ़े, ज्यादा पढ़े कम पढ़े, मुझे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर बैठा हूं किस बात के लिए कि सिर्फ 1-1.5 महीना मेरे साथ में लग के अगर मेहनत करो और एक स्ट्रैटेजी से मेहनत करो तो 75 सर कहीं नहीं गए। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, 40 और 45 क्वेश्चन पे हमें काम करना है, जो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को पढ़ाने और सिखाने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राहुल कपूर, योर इकोनॉमिक्स मेंटर, और आज हम बात करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स, ओनली 40 और 45 क्वेश्चंस टू क्रैक अवर एग्जाम आउट ऑफ 80 at least 75. So let's start with the video. बच्चों, वीडियो में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोगों की कितने होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी 40 मार्क्स, 40 मार्क्स की होने वाली है। उस मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कितने मार्क्स का चैप्टर है? अपने आप में ये यूनिट ही 10 मार्क्स की है। तो 10 मार्क्स की यूनिट को निपटाना है और बोर्ड पे देखो सिर्फ कितने 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में 10 मार्क्स की यूनिट निपटा दी है मैंने। तो मेरे साथ में जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर कौन कौन है? एक हाउस होल्ड और एक फर्म है। इससे पैसा इसके पास, इससे पैसा इसके पास, तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। आपकी पानी की टंकी में शाम के समय पानी भरा हुआ है, उसे कहते हैं स्टॉक, और जब पानी भर रहा है 1-1.5 घंटे तक नल में से जा रहा है, उसे कहते हैं फ्लो। तो स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है उसको जान लेना। उसके बाद रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अगर आप बेस ईयर के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करते हो रियल, और करंट ईयर पे करते हो नॉमिनल जीडीपी, बट उसकी लिमिटेशन है जीडीपी की एज अ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रिकॉशंस ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड है बच्चों, याद भी है? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड, उनके प्रिकॉशन जानो। सर प्रिकॉशंस क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपने देखा होगा सैंपल पेपर्स में, अपने प्री बोर्ड में, अपने मिड टर्म एग्जाम में, कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये आइटम इंक्लूड करें नेशनल इनकम में और नहीं करें, तो वो किसके बेस पे क्लियर होगा? प्रिकॉशन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, आपका 5वां क्वेश्चन। और छठा अपने पढ़ना है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ गुड्स फाइनल है, कुछ इंटरमीडिएट है, और कुछ ऐसे हैं किसी के लिए फाइनल किसी के लिए इंटरमीडिएट। बड़े कंफ्यूजन करते हैं, मगर इस वीडियो जब पूरी देख लोगे, अभी मतलब चैप्टर वाइज चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब वीडियो पूरी हो जाएगी तो एक के बाद वीडियो अपलोड होंगी चैप्टर अकॉर्डिंग, और यही क्वेश्चन वहां पर आपको पढ़ाए जाएंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So moving on to the next unit of macroeconomics, which is all about unit number 2, determination of इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, ये यूनिट अपने आप में 12 मार्क्स की होने वाली है। मतलब 12 मार्क्स की यूनिट का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू भी भर भर के दो, और 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन मिलेगा ही। मगर 12 मार्क्स की यूनिट को भी देखो मैंने कहां कवर कर दिया, आप लोगों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। जिन्होंने अगर पढ़ाई ध्यान से नहीं करी है वो तो कर ही लो भाई, और जिन्होंने पढ़ाई करी है वो स्ट्रैटेजी से करोगे तो उनके तो 80 आउट ऑफ 80 आने ही होंगे, मुझे पता है आने हैं। तो आपने देखा 12 मार्क्स के लिए सिर्फ 6 मैंने टॉपिक निकाले, और मैं ही पढ़ाऊंगा इन्हें आगे वीडियोस के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। आपको सेविंग कर्व निकालना है कंजप्शन कर्व से, और उल्टा भी पूछ सकता है, तो एक सीख जाओगे दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या होता है वो सीखना है। इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, इसको आपने दो तरीके से सीखना है। एक तो हम पढ़ेंगे इसे थ्योरी, और एक इसे पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल। क्योंकि आजकल की ट्रेंड की बात करो, अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करो, तो उसका न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। और एक्सेस डिमांड, ज्यादा डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप लाएगा। डेफिशिट डिमांड, कम डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप लाएगा। दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। और फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स, मतलब आरबीआई के और गवर्नमेंट के फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स क्या हैं, इनको करेक्ट करने के लिए। एक्सेस डिमांड हो तो कैसे ठीक करें, डेफिशिट डिमांड हो तो कैसे ठीक करें, ये। और लास्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, अगर एडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो तो क्या करें। और अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाए, या सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है तो क्या करें। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसे टॉपिक को हम कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो प्यार से इसे पढ़ाऊंगा। और एक 7th
बात मैं लिख दे रहा हूं कि आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो के थ्रू बिल्कुल अच्छे से एक्वाइंटेड करके ग्रिप करके भेजूंगा किस पर, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे। तो ये 7 बातें हम लोग पढ़ेंगे और 12 मार्क्स की यूनिट को एकदम फोड़ देंगे। सो pause the video and note it down all the questions. Moving on to the third unit, that is all about money and banking. देखो 6 मार्क्स की यूनिट होने वाली है और 6 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन रखे मैंने, सिर्फ 1 2 3। तो भाई 3 क्वेश्चन तो करोगे एटलीस्ट, तो इसीलिए कह रहा हूं 40 क्वेश्चन के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स आप लोगों को कवर कर दूंगा। पूरी वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखते रहना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। आपको मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होती है और उसके कंपोनेंट बताने। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, मनी क्रिएशन करना, क्रेडिट क्रिएशन करना। मनी क्रिएशन को और क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। तो इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ना है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आ सकता है। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, लिख के दे रहा हूं, सेंट्रल बैंक के फंक्शन से एक फंक्शन आएगा ही आएगा। तो 6 मार्क्स की यूनिट 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बात खत्म कर दूंगा। तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑन द बोर्ड अब क्या देख रहे हैं हम लोग, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या होने वाली है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। भाई ये भी 6 मार्क्स की यूनिट है, क्योंकि 6 मार्क्स की 3 यूनिट है, 6 3 18 18, 12 मार्क्स की यूनिट है 30 और 10 मार्क्स की है 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या सीखने वाला होगा हम लोगों को, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट के 4 ऑब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव आना ही है, किसमें आएगा, कॉम्पिटेंसी। अब बात उठेगी सर कॉम्पिटेंसी को कैसे अटेम्प्ट करें, तो इंस्टाग्राम पे सेम चैनल के नेम का एक आप लोगों का अकाउंट है, फॉलो कर लो। वहां पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं, सारे वहां पर अपलोडेड होती है रील्स। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड, ये पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये पढ़ना है, डिफरेंस एंड फिस्कल डेफिसिट्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो क्या करना है, 6 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। क्वेश्चंस का बेसिक मतलब बेसिक आइडिया बढ़िया से करके जाना, करना पड़ेगा हम लोगों को। और उसके आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंसी। और कॉम्पिटेंसी कहां होंगे, वो इंस्टाग्राम पे आराम से इसी चैनल, इसी स्कोर हंट एकेडमी के नाम से आपका जो पेज है, जो अकाउंट है, उसी में आपको मिलेगा। तो बस 4 क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और 6 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। तो पॉज द वीडियो ऑन टू द 5th यूनिट, दैट इज द लास्ट यूनिट। ये मैक्रो की लास्ट यूनिट है और पूरी वीडियो पीछे से दोबारा से देख लेना। हर एक यूनिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 क्वेश्चन है, मतलब 4 5 5 एवरेज क्वेश्चन लगाओगे तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मैक्रो के दिए अभी तक मैंने। और अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यूटी में इस वीडियो में चल रहा होगा, आप लोग देखते जाइएगा। तो क्या ध्यान दे रहे हो, लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। भाई ये भी अपने आप में 6 मार्क्स की यूनिट है और नॉर्मल क्वेश्चन तो आएंगे, कॉम्पिटेंसी भी आ सकते हैं। अब टॉपिक कौन से हमने इसमें कवर करने हैं, मीनिंग ऑफ बीओपी एंड इट्स कंपोनेंट अकाउंट। बीओपी का मीनिंग पढ़ना और उसके अकाउंट। अब बीओपी के अकाउंट कौन कौन से हैं, एक है आपका कैपिटल और दूसरा है आपका करंट। सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अगली वीडियो जब चैनल पे जाके देखोगे नेक्स्ट टाइम, तो इसके सारे आंसर भी सिंपल प्रिसाइज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको सिखा दूंगा। घबराने की कोशिश नहीं, 1 1.5 2 महीने लगाओ और पेपर में मैं कह रहा हूं बैठोगे तो कहोगे कि सर सब कुछ तो आता है, क्या नहीं आ रहा हम लोगों को। ऑटोनॉमस एंड एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शन दोनों पढ़ने। फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन की, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन कैसे होती है। आज डॉलर लेने जा रहे हो तो 80 रुपए का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, तो वो डिटरमाइन किसने करा, तो अंडर फिक्स्ड मेथड, फ्लेक्सिबल मेथड और मैनेज फ्लोटिंग। बच्चों मैनेज फ्लोटिंग को ना डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डर्टी। तो याद रखना मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है, डर्टी फ्लोटिंग। तो तीनों मेथड, डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, एप्रिसिएशन वर्सेस रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन करो, 6 मार्क्स अपने हाथ में लो। पेपर में बैठोगे मैक्रो में कहोगे कि सर हमने आपके वीडियोस के थ्रू जुड़ के क्या करा, पहले 40 क्वेश्चन पता लगा लिए, आगे वीडियोस में क्या करा सर, उनके आंसर सीख लिए और इंस्टाग्राम में जा जाके वहां पर ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। दिन में 3600 रील स्क्रॉल करते होगे ना, फालतू चीजें भी देखते हो, तो फायदेमंद चीजें 2 रील देखी और 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे हाथ में। मतलब कि अगर 10-15 दिन भी रील्स देखते तो 20 क्वेश्चन तो वैसे ही आ गए और इतने टॉपिक्स में सब कवर हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है पेपर बहुत आसान होने वाला है हम लोगों का। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑल द क्वेश्चंस।
सो प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू व्हाट द नेक्स्ट बुक, हमारी अगली बुक कौन सी होने वाली है? इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट आईईडी, विच इज ऑल्सो ऑन द 40 मार्क्स। इसका भी 40 मार्क्स का रोल है और आप लोगों को सेकंड पार्ट में ये आपको क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में देखेगी। और आईईडी का पहला चैप्टर क्या उठाने वाले हम? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, उस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 कर लो पेपर में, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। क्या? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला क्वेश्चन। कॉजेज ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी की स्टेज कैसी थी? स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी, क्या कारण थे वो पढ़ना है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कॉजेज एग्रीकल्चर स्टैग्नेंसी, मतलब अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो डोमिनेंट सेक्टर था, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था, मोर देन 80% पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, तो हम कह रहे हैं यार वो सेक्टर तो इतना इंपॉर्टेंट था मगर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना था? 50%। तो क्यों था वो स्टैग्नेंट? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, वर्स्ट सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, लिख के दे रहा हूं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी पेपर में 98% चांसेस है, आता ही है और करना है हम लोगों को। मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली कर लिया था, मतलब मोर देन 60% हमारा ट्रेड किसके साथ था? ब्रिटिशर्स के पास, बाकी किसी से हमारे को व्यापार नहीं करने देते थे। और उसी टॉपिक में आप बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ोगे कि इस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्या ओपन करी? सुएज कैनाल। क्या था वो? वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक हिस्टोरिक इवेंट थी कि हमारे को, अगर ब्रिटिशर्स को हमारे गुड्स, हमारे पीपल, लोग जो थे वो ब्रिटेन ले जाने थे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होके जाते थे, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जाते समय उनको 2 चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती थी, एक टाइम, दूसरा कॉस्ट, मनी। अब उन्होंने क्या करा? दोनों को रिड्यूस करने के लिए एक आर्टिफिशियल कैनाल, हमारा पैसा लूट लूट के, हमारी वेल्थ ड्रेन कर करके सारा पैसा कहां लगा दिया? ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 में, और उसको क्या करा उन लोगों ने? यूज करा हमारे फॉरेन ट्रेड पे मोर एंड मोर कंट्रोल करने के लिए। तो 4 चैप्टर क्या है? इंपॉर्टेंट है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So now moving on, next हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, आईईडी का नंबर 2 चैप्टर होने वाला है। और चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, जो कि 40 साल में हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कैसी थी 1950 से 1990 तक के बीच में। और इस पूरे चैप्टर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने। गोल ऑफ प्लानिंग, मतलब कि यार पेपर में बैठो ना तो याद रख लेना मेरा नाम, कि सर ने कहा था गोल ऑफ प्लानिंग में से एक क्वेश्चन आना ही है, मतलब कि दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख दिया है मैंने कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बता रहा हूं मैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, मतलब इस पूरे 40 साल में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्रीज के क्या रिफॉर्म करे। और फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था 1950 और 1990 के बीच में। और गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956, मतलब आईपीआर 1956 के अच्छे इफेक्ट क्या थे और बुरे इफेक्ट क्या थे। मतलब कि आपको एक तरीके से बताऊं तो आईपीआर 1956 आपको पढ़ के जानी है, मतलब कि ये भी अगर मैं कहूं तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आई एम नॉट मेकिंग द पेपर, कोई करता होगा दावा मगर हमें दावा नहीं करना है, पेपर कोई टीचर नहीं बना रहा, सीबीएसई बना रही है, तो हम लोग 2 क्वेश्चंस तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एग्जामिनर डालेगा ही डालेगा। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का ये कहता है कि विच इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, और हर साल आते ही आते हैं वो क्वेश्चन, मगर 4 फिर भी हम लोग करके जाएंगे कि सर इनमें से कोई नहीं आया, दूसरा आया तो हमने पेपर फोड़ देना है। So pause the video and note it down. Let's come together with the chapter 3rd, which is important chapter of this unit, because Indian economy development के 4 चैप्टर जो है वो क्लब कर दिए जाते हैं, एक यूनिट सा माना जाता है, तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम एनईपी 1991 कहते हैं और एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। एक बार एक बच्चे से पूछा गया कि व्हाट इज सर एलपीजी, क्वेश्चन दिया मैंने कि एलपीजी पॉलिसी को एक्सप्रेस करना है, तो वो बच्चा लिख रहा था लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ऐसी गलती मत कर देना नालायको, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है हमें? व्हाई एनईपी लॉन्च अंडर प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के ऊपर, हमारे देश पे क्यों प्रेशर करा कि हम अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करनी है, तो उसका रीजन हमें सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब रुपए पैसे की दुनिया में क्या रिफॉर्म हुआ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर है तो वो क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रोल ऑफ आरबीआई। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जब पढ़ोगे
जब सिखाऊंगा तो वहां पे नोटिस करना कि आरबीआई का रोल चेंज हुआ, आरबीआई अब रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया। अब वो आपको पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, डांटेगा नहीं, अब वो आपको फैसिलिटीज देगा। और ये किसके अंडर हुआ? एनईपी के अंडर हुआ। गवर्नमेंट ने कहा नाउ आरबीआई हैज टू एक्ट एज अ रेगुलेटर। ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हैं और आउटसोर्सिंग क्या है, ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि भारत के अंदर आउटसोर्सिंग का बहुत बोलबाला हो गया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। और अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो इन 4 क्वेश्चंस को हम करके इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आए या फिर आपका बेसिक क्वेश्चन आए, दोनों हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑन योर बोर्ड। द चैप्टर नंबर 4 विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं, तीनों को पढ़ोगे पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहला है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो उसके सोर्सेज क्या होते हैं? नंबर 2, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, अगर आप ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाते हो तो उससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, दोनों के बीच का रिलेशन सीखना। चैलेंजेस इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया। भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर करना है तो उसके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस को क्या करो एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5 जो है वो रूरल डेवलपमेंट है। मतलब पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि इंडिपेंडेंस के टाइम जो है वो डोमिनेंस है जो था, डोमिनेंस प्रोफेशन जो था दैट वाज एग्रीकल्चर, और वही जो सेक्टर था वो सबसे ज्यादा बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया, पूरा चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला है रोल ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग। थोड़ा सा ना प्यार से एक बात को समझो कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम देखे तो हम लोग देखते थे जो किसान थे वो किसके चंगुल में, कहां फंसे हुए थे? वो लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर, इनके चंगुल में फंसे हुए थे। और उनसे वो लोग क्या करते थे? लोन लेते थे और वो पूरी जिंदगी अपना इंटरेस्ट ही चुकाते रहते थे और डेट ट्रैप्स में फंसे रहते थे। तो सरकार ने सबसे पहले काम करा रूरल क्रेडिट पर और रूरल मार्केटिंग पर। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू से होता आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये बात देखनी है। रोल क्या है? मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स अडॉप्ट करे रूरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, बढ़िया करने के लिए। और लास्ट क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, नीड ऑफ आवर, आज की जरूरत है। क्यों? हम लोग सब बीमार होते जा रहे हैं, अलग अलग दुनिया तरीके की बीमारियां सबको लग रही है। क्यों? अडल्ट्रेशन। It's all about excessive use of what? Excessive use of fertilizers etc. in the green revolution. तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लोग ध्यान दे रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करो। एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन भी है, ऐसा नहीं उसके लिमिटेशन नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चे कह रहे हैं सर मजे आ रहे हैं, मतलब क्लासरूम में बैठ के कई दिन लगा के चैप्टर्स को पढ़ते थे और काश पहले ये पता होता कि चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कौन से। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना तो बहुत कुछ है क्योंकि सीयूईटी भी आगे आप लोगों को देना है। मगर ये सब जो है ना हम लोग टेक्निक्स जो है वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं किसके लिए? बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 80 75 एटलीस्ट लाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी चल रही है। तो चैप्टर नंबर 6 से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इशू। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इशू सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लो। पहला मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स, वर्कफोर्स और पार्टिसिपेशन रेशो। इनके मीनिंग 2-2 3-3 लाइन में आप लोग पढ़ लो। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कि आजकल इंडिया में क्या ट्रेंड बन गया है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, मतलब कैजुअल वर्कर ज्यादा रखो, हायर एंड फायर पॉलिसी अडॉप्ट करो, रखो निकालो रखो निकालो। मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर भी आजकल यही कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखो और जब मर्जी उनको निकाल दो। दैट्स कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन का एक और नाम अगर पढ़ें तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। तो दोनों ही एक ही बात है, कैजुअलाइज करना या इनफॉर्मलाइज करना। और दिस इज इन ट्रेंड, वो इंडिया में आजकल ट्रेंड में। एंड जॉबलेस ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो हो रही है सर मगर जॉबलेस ग्रोथ है। सारे मेट्रो स्टेशन पे टिकट वेंडिंग मशीन लग गई है, जगह जगह सेल्फ टिकटिंग मशीन लग गई है। मतलब कि एक मशीन लगा रहे हो तो 2 लोगों की जॉब क्या कर रहे हो तुम लोग? विड्रॉ कर रहे हो। तो दैट इज ऑल अबाउट कि ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है बट जॉबलेस ग्रोथ है। अच्छा, इस चैप्टर में ना एक चीज आप लोगों को बताता हूं विच इज अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, आजकल बहुत देखने में आ रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट गिग इकोनॉमी। अब सोचोगे सर गिग इकोनॉमी क्या है, तो इसके लिए अगर जानना है ना अगर, तो क्या करना, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, वहां पे एक रील में गिग इकोनॉमी के बारे में मैंने बात करी है, तो वहां से सीख लेना। अभी फिलहाल के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो 7 चैप्टर आपका आईईडी का होने वाला है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरे चैप्टर में आपको एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी जैसा चैप्टर है।
तो सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, एक कैरिंग एंड अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है, वीडियोस सब शॉर्ट और नॉर्मल वीडियोस, इसकी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस आएंगी, सेपरेट वीडियोस आएंगी, उसमें इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ 40 क्वेश्चन उतार के मत बैठ जाना, बाद की वीडियोस में सीख के जरूर जाना, सीखोगे तभी तो पेपर में लिख पाओगे, क्वेश्चन थोड़ी ना लिखने, आंसर लिखने हैं। तो ये हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और स्ट्रैटेजीज वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस 2 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अपने पास में रख लो, इनके आंसर सीखने हम लोगों को। प्यारे बच्चों, ये लास्ट चैप्टर है इस आईईडी का, चैप्टर नंबर 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एक बार कभी ध्यान दिया इस चैप्टर के बारे में कि सर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो है वो ही क्यों कंपैरिजन में रखा गया, क्योंकि याद रखना कंपैरिजन उन्हीं का होता है जिनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो इंडिया और पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947, सिमिलैरिटी है। चाइना गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम मंगोल्स इन 1949, सिमिलैरिटी है। और तीनों ही एक दूसरे के क्या है, नेबर्स हैं, तो पड़ोसी होने के नाते भी आपको क्या करना है, उन दोनों को कंपेयर करना है, तीनों को। अब मेन क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, चाइना रिफॉर्म पॉलिसी, चाइना की रिफॉर्म पॉलिसी क्या थी, तो उसको 2 पार्ट में पढ़ना, बिफोर, प्रायर 1978 एंड पोस्ट 1978, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ और ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन प्रोग्राम, ये चाइना में ही चले थे, उसकी पॉलिसी के मेन पार्ट हैं। इंडिया ग्रोथ स्ट्रेटेजी, भारत की ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसी थी, उसको पढ़ना जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ना है हमें क्या, व्हाई पाकिस्तान लेफ्ट बिहाइंड, पाकिस्तान 1980s में अपने रिफॉर्म लॉन्च कर चुका था, फिर भी पीछे छूट गया, तो क्या रीजन थे, उनको पढ़ना जरूरी है, क्यों छूट गया पीछे, उसका रीजन हम लोगों को जानना है। जबकि भारत ने तो अपने रिफॉर्म्स कब करे थे, हम इंडिया के रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो 1991 में आए थे, तो हम लोग तो पाकिस्तान से 10 साल बाद रिफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, मगर फिर भी हम आज कह रहे हैं कि हम दुनिया में बहुत आगे हैं, कई देशों से आगे हैं, बट पाकिस्तान पीछे रह गया, तो क्यों रह गया, एंड दैट इज ऑल अबाउट द 4 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। और यहीं पे हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस उतारने के बाद यहां पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने 40 क्वेश्चन अराउंड दी पूरी बुक से समझा दिए, बता दिए। अब आप लोगों को बस वीडियोस ओपन करते जाना है, जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हो बस क्लिक द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग योर स्टडीज हियर विद द लॉन्ग वीडियोस। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कहां जाना है, यू हैव टू गो टू द इंस्टाग्राम, वहां पे हर दिन एक कॉम्पिटेंसी, 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। और ऐसी एक प्यार से स्ट्रैटेजी बनाते हो चलोगे ना, सिर्फ 1-1.5 महीने में आप लोग 80 में से मोर देन 75 मैं कह रहा हूं कवर कर लोगे, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। और एक बात मगर ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, थोड़ा सा पढ़ने में हम लोगों को ध्यान लगाना है, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही हमारा जो है पेपर बहुत ही स्मूथ हो पाएगा। और फिर इसके बाद एक तीसरा स्टेप आप लोगों के लिए क्या करूंगा, वीडियोस के थ्रू आप लोगों को एटलीस्ट 100 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सिखा के भेजूंगा, ताकि 20 में से 20 टिक 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 एमसीक्यू हो जाए, और बाकी तो आप लोग बाकी पेपर यहां से कवर कर ही लोगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड बेस्ट ऑफ लक, लर्न मोर एंड मोर।